हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो आपका गणित का एग्ज़ाम है उसी के एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 30 एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ना। तो इसको वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है ना कि गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो, 120 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। देखो, 2 से अगर इसको भाग किए तो 60 हुआ, फिर 2 से भाग किए 30 हुआ, 2 से भाग किए, 2 से फिर से भाग किए इसको तो 15 हुआ, फिर 3 से तो यहाँ 5 हुआ। इसका मतलब 3 2 होना चाहिए, 1 3 1 5। पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। पहला नंबर ऑप्शन हो गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि 306 तथा 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9 है, ठीक है। और 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, है ना। क्या किया कि एलसीएम दे एचसीएफ दे दिया है 2 नंबर का और एलसीएम पूछा जा रहा है आपसे। तुम लोग पढ़े हैं ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर ए बी का निकालना चाहते हैं हम लोग, है ना, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अगर इन तीनों को दिया हुआ चीज़ तो कि एलसीएम ए बी का गुने एचसीएफ ए बी का ये बराबर होता है दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के, है ना। तो बस यहाँ पे निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, एलसीएम तो निकालना ही था, गुने एचसीएफ यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ये बराबर है 306 गुने 657 बट्टा में यहाँ पे अगला लाइन में लिख देंगे बट्टा में। देखिए यहाँ पे गुने में 9 है तो बट्टा में 9 हो जाएगा ना, यानी एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 306 गुने 657 बट्टा में 9, है ना। ये आ गया। अब यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। देखिए 3 से काटें इसको तो ये भी 3 से कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 102, ठीक है। ये और 3 से कट जाएगा, ये 3 से काटें तो ये कट जाएगा कितना बार में, तो ये कटेगा 34 टाइम्स में, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा 34 इंटू 657। इसको इंटू करेंगे जो आएगा यहाँ पे वही एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 657 को 34 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया, 7 4 जा 28, 1 कैरी, है ना, एक हाथ में तो 5 चौके 20, 1 21 के 1, 2 हाथ में 6 चौका 24, 2 26, फिर यहाँ से 7 तिया 21, 2 हाथ में 5 तिया 15, 2 17 का 7, एक हाथ में 6 तिया 18 और 1 19। कितना आ गया, 8 1 और 1 2, 7 6 13 के 3, एक हाथ में 9 2 11 1 12 के 2, एक हाथ में 1 और 1 2, यानी यहाँ पे आ गया दूसरा नंबर, बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 15 और 25 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 15 पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3 गुने 5 और 25 को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5 गुने 5। तो एचसीएफ यहाँ पे निकालना है तो जो कॉमन दिखता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है हम लोग को, दोनों में जो चीज़ है वो क्या है, 5, तो यहाँ पे 5 हो गया एचसीएफ, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है ना। अनेक, अद्वितीय, 2 या 5, है ना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक ऑप्शन सही करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अद्वितीय, है ना, कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई अगर सम दिया हुआ है, अगर योग दिया हुआ है शून्य का और गुणनफल दिया है शून्यकों का, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आता है कि जो एक्स बहुपद बनेगा वो ये बनेगा, है ना। अगर अल्फा बीटा शून्यक है तो यहाँ पे बहुपद ये बनता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो गया, x² माइनस, देखिए शून्यक का योग दिया हुआ है √2, तो यहाँ से √2x हो गया, फिर
गुणनफल दिया हुआ 1/3, तो यहाँ से होगा 1/3। यानी यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो यहाँ से हो गया 3, इधर आ गया 3x² माइनस यहाँ से हो गया 3√2x प्लस 1, है ना। इस 3 को गोली मारो, इस 3 को गोली मारो, ये ज़रूरत नहीं है, ये आता नहीं है, ठीक है ना। जब हम लोग बहुपद लिखते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर में रहता है, जो हर में रहता है, वो हट जाता है। तो मिलाओ, कहाँ पे मिल रहा है, ये ऑप्शन सी मिल रहा है, नहीं ऑप्शन बी मिल रहा है। तो यहाँ पे 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़े रहते हैं जो संबंध होता है शून्यक और गुणांक के बीच में, है ना, तो वो आपका रिलेशन होता है कि यहाँ पे योग होगा आपका शून्यकों का -b/a। चलिए प्रोडक्ट भी बता ही देते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा, है ना, गुणन, यहाँ पर हो जाता है c/a, ठीक है। तो यहाँ पे सम पूछा था, योग पूछा था, तो ये हो जाएगा -b/a, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, ठीक है, कोई px के लिए दिया गया है। कह रहा है बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपका यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है और एक्स एक्सिस को ये एक भी बार कट नहीं कर रहा है। तो जब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो शून्यक कहाँ से मिलेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को जितना बार कट करता है ग्राफ, वही शून्यक कहलाता है। अब यहाँ पे कट ही नहीं किया एक बार में, तो शून्यक तो होगा ही नहीं। चलिए अगला देखिए, कह रहा समीकरण युग में दिया हुआ है। कह रहा यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो समीकरण का युग्म है ना, क्या होगा, सी नंबर। कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। चलिए अगला देखिए, समीकरण युग्म ये दिया हुआ है 2 समीकरण। कह रहा द्वारा निरूपित सरल रेखाएं संपाती है, प्रतिच्छेदी है, समानांतर है या फिर लंबवत है। तो देखिए क्या तरीका था निकालने का कि पहले तो a1/a2 और b1/b2 निकालो, ठीक है। तो जब यहाँ पे निकालें कि a1/a2 और b1/b2 तो कितना आ गया, 2/3, 2/3 और उधर आ गया -3 बटा, यहाँ पे b2 4 है तो -3/4, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया। और अगर a1/a2 ये बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो कहते हैं कि ये जो होगा वो प्रतिच्छेद होगा, ठीक है, प्रतिच्छेद होगा, ठीक है। चल अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि c के किस मान के लिए समीकरण युग्म ये तथा ये का अनंत हल है। तो अनंत हल के लिए क्या होता था, a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए c1/c2 के। कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो चलिए देखिए, पहले a1/a2 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, c/6 बराबर -1/-2, है ना। b1/b2 तो यही है ना, कोई दिक्कत। तो देखो माइनस से माइनस कटा, तो c क्या आ गया, 6/2, c यहाँ पे हो गया 6/2, कोई दिक्कत। 2 से 6 कटा 3 बार में, c का वैल्यू 3 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा समीकरण युग्म 2x - y = 5, 3x + 2y = 4 का हल क्या है ना। हल निकालना है यहाँ पे। देखो देखिए इस सवाल में आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। हल निकालने के लिए वो जो ग्राफिकल मेथड है, बाकी जो आपका मेथड है सब्स्टिट्यूशन वाला, एलिमिनेशन वाला, है ना, तो वो मेथड लगा सकते हैं। या फिर सिंपल सा वैल्यू को उठा के पुट कर दीजिए ना, काम खत्म। वैल्यू को उठा के पुट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अगर हम लोग यहाँ पे x = 2 और y = -1 को पुट करें तो क्या होगा, देखिए 2 दूनी 4 -(-1) +1, तो 2 दूनी 4 1 5, सही हो जा रहा है इसके लिए। और इसमें पुट किए तो 3 दूनी 6 हुआ, फिर +2 × -1, तो 6 - 2 4 हुआ, पहला नंबर सही, पहला नंबर सही हो गया। देखो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई रख के निकाल लें, क्यों इतना मेहनत करें हम, ठीक है। लेकिन आप लोग मेहनत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रहा है तो आप मेहनत करके निकाल सकते हैं, ये इजी रहेगा आपसे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, असंगत, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि समीकरण युग्म x प्लस वाई 9 दिया हुआ है और x माइनस वाई 1 दिया हुआ है, बोला क्या होगा ना इसका हल। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 9 है, x माइनस वाई बराबर 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो y हट जाएगा, इधर हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 9 और 1 में जोड़ें तो 1 10 हो गया। तो x हो गया यहाँ पे 10/2, 2 से 10 कटा 5 बार में, मतलब x हो गया 5। कहाँ पे दिख रहा है, x 5 दिख रहा है। तो अगर हम लोग y में देखें तो यह x 5 है, तो y हो गया 9 माइनस 5 यानी 4 आ गया y, तो तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो आपको दिखेगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अगर इसको सॉल्व किए तो यहाँ से हुआ x² x से गुना किए तो, और साथ में माइनस का 3x बराबर यहाँ से हो गया x² माइनस 7, x² से x² कट गया, मतलब ये तो नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे इसको देखें तो स्क्वायर को अपेंड किए तो हुआ x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर में x² माइनस 5x। यहाँ पे भी x² से x² कट गया, ये भी नहीं है ना। तीसरा अगर देखें हम यहाँ पे तो x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6, ये वाला है, मतलब तीसरा है। चलिए डी में अगर देखें तो डी वाला भी है, दिख रहा होगा कि इधर तो है ही नहीं, तो x² वाला टर्म तो बच ही जाएगा, यानी यहाँ पे सी और डी दोनों है। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि यदि विविधकर डी जो है वो 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक और भिन्न, है ना, वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 है, तो बोला कि इसका मूलों की प्रकृति बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे डी निकालना है। सिंपल सा ऐसे समझिए कि सिंपल सा आपको पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि डी निकालिए। ठीक है, अगर इसमें देखें तो ए यहाँ पे क्या है 1, बी यहाँ पे 1 और सी यहाँ पे माइनस का 1, है ना। डी निकालने का फॉर्मूला क्या था कि b² माइनस में 4ac। ठीक है, b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने ए की जगह पे 1 हो गया, सी की जगह पे माइनस का 1 हो गया। 1 का स्क्वायर किए तो 1 हुआ, और माइनस में यहाँ 4 है और माइनस में यहाँ पे 1 है, गुना किए तो हो गया 4 प्लस में, यानी 4 और 1 5 हो गया, जो 0 से बड़ा होता है। और जब विविधकर जो आपका है वो 0 से बड़ा हो जाए, इसका मतलब क्या होता है, वास्तविक तथा असमान। अभी ना यहाँ पे 15 मिनट डिस्कस किए कि वास्तविक तथा असमान होता है। देखो ये इसलिए दोनों यहाँ पे सवाल लिया गया है कि भाई आप लोग को सवाल पूछने का तरीका चेंज कर सकता है, तरीके जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, सवाल का मतलब वही रहेगा। ठीक है, तो समझिए सब सवाल को, और एग्जाम में ऐसे सवाल अगर पूछे तो भाई बनाइए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, ये हुआ तीसरा टाइप। एक ही सवाल पूछने का ये हुआ तीसरा तरीका, है ना। अब कह रहा है कि इसका दो भिन्न वास्तविक मूल है, तो दो अलग अलग वास्तविक मूल के लिए क्या तरीका था कि विविधकर को 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब डी बड़ा होना चाहिए 0 से, का मतलब क्या हुआ कि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। आनी यहाँ पे तीसरा हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक ही सवाल को पूछने का तरीका देखें कितना तरीका हो सकता है। अब अगला देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। इससे पहले यहाँ पे ABC लिख लें। ए यहाँ पे क्या है 1 है, बी यहाँ पे माइनस में 1 है और सी यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे अगर पुट किए डी बराबर b² माइनस 4ac में, तो b का स्क्वायर हो गया माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए की जगह पे 1 हो गया और सी की जगह पे 3 हो गया। कोई दिक्कत, सी की जगह पे यहाँ पे 3 हो गया, यानी माइनस 1 का स्क्वायर किए तो यहाँ पे 1 हुआ और माइनस 4 गुने 1 4, 4 तिया 12, तो यहाँ 12 हो गया, यानी माइनस 11 आ गया यहाँ पे विविधकर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है हम लोग से कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान निकालो। ठीक है, k का मान निकालो। तो देखिए मूल समान, इसका मतलब जो आपका d होगा वो 0 होगा, d जो होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो a क्या है 1, b यहाँ पे माइनस का 4 है और c यहाँ पे k है।
डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 है। बी का स्क्वायर माइनस मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए की जगह पे 1 हो गया और सी की जगह पे के हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -4 का स्क्वायर हो गया 16, -4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये -4 गुने के किए तो 4 के हो गया, इसको इक्वल टू के उधर ले गए तो हो गया यहाँ पे 4 के, यानी के हो गया यहाँ से 16/4, 4 से 4 कटा, तो 4 से 16 कटा 4 बार में, तो के का वैल्यू आ गया यहाँ पे 4, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा द्विघात समीकरण x² -5x + 6 का मूल ज्ञात करो, है ना। तो सिंपल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसको कितना अच्छा से हम लोग कर सकते हैं कि 6 को तोड़ना है ऐसे कि उसका सम जो है वो 5 हो जाए। माइनस में अगर है तो माइनस में ऐसे करो, माइनस लिख दो, तो -2 और -3 में नहीं टूट गया, खत्म। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना कि x² माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6 बराबर 0। मतलब यहाँ से क्या हो गया, x कॉमन लिए तो x - 3 बचा और यहाँ से -2 कॉमन लिए तो यहाँ पे भी x - 3 बचा, है ना। अब दोनों जगह से x - 3 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा x - 2 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 3 आ गया और 2 आ गया, मतलब 2 और 3 इसका मूल आया, तो दूसरा नंबर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एपी है। तो एपी का क्या तरीका था कि समान बढ़ता रहे, है ना, समान अंतर में बढ़ता रहे। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो 1 3 5 7 2 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो यही होगा आपका एपी, यही होगा आपका एपी, है ना, कि समान अंतर में बढ़ता रहे। कैसे, तो a प्लस डी a प्लस 2d ऐसे बढ़ता रहे समान अंतर में, है ना, कि a में जितना जोड़े हैं इसमें भी इतना जोड़ने पे आगे मिल जाए। तो देखिए यही एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि एपी यहाँ पे दिया हुआ है, उसका 10वां पद पूछा जा रहा है कि 10वां पद क्या होगा वो बताओ, है ना। तो एपी अगर गौर से देखें तो यहाँ पे इसका पहला पद 2 है और जो सार्व अंतर है वो कितना है, 7 में से 2 घटाएं तो हो गया यहाँ से 5 और 10वां पद पूछा जा रहा है, मतलब a10 पूछा जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, an के लिए फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान रखना है, होता है a + n - 1d। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a + n - 1 यानी 10 - 1 9 हो गया। ठीक है, तो 9d हो गया। a पता है 2 + 9 गुने d पता है 5, मतलब कितना हो गया, 2 जोड़ 9 पंजे 45, 45 और 2 47 हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, तो 22 भी खत्म, 22 भी खत्म। अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है ना, कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। अब देखिए 2 अंकों वाली 3 से पहली विभाजित संख्या कौन सा होता है, 12, है ना, ऐसे 15, ऐसे 18 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 99 तक, है ना, 99 तक। यानी पूछा जा रहा है कि इसमें कितना टर्म है, बस इतना ही पूछा जा रहा है, कितना इसमें पद है, बस यही पूछा जा रहा है आपसे कि पद निकाल दो कितना है। ऐसे सिंपल सा यहाँ पे सोच सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, मान लो कि n पद है और n का वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि an बराबर 99 है और n आपसे पूछा जा रहा है, n आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए a + n - 1d ये दिया हुआ है 99 और a तो पता ही है, a यहाँ पे कितना है 12 और d कितना है तो 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 12 जोड़ n - 1 गुने 3 बराबर 99। और यहाँ पे 12 घटाएं उधर तो n - 1 गुने 3 बराबर 99 - 12, यानी कितना हो गया n - 1 गुने 3, 99 में से 12 घटा तो यहाँ पे हो गया 87। ठीक है, यानी n - 1 क्या आ गया 87/3, 3 से 87 को काटें ये पूरा पूरी कट गया 29 से, ये पूरा पूरी कट गया 29 से, है ना। तो n कितना आ गया 29 और -1 था उधर जाके प्लस में हो गया, तो यहाँ पे n का आ गया मान 30, ऑप्शन बी। यहाँ पे टोटल कितना संख्या है तो 30 संख्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है। यानी आपसे बोला जा रहा है कि एक
जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ से ले करके यहाँ पे सारे विषम संख्या जो 50 से कम है उसके सम निकालना बोल रहा है। इसको कह सकते हैं एसएन, एसएन कह सकते हैं। बस ख़त्म बात, है ना, बस ख़त्म बात। लेकिन अभी भी यहाँ पे सोचना है क्या कि एन कितना होगा, एन चाहिए ना, पहले एन चाहिए तो एन निकालो पहले। कैसे निकालेंगे, सेम आखिरी वाला जो आपका पद है वो दिया हुआ है तो यहाँ से एन निकाल लेंगे ना। क्या हो जाएगा, ए एन हम लोग के पास कह रहा है 49 है तो यहाँ से पहले एन निकालते हैं। क्या हो जाएगा, ए जोड़ एन माइनस 1 डी जो है ये 49 है। समझ में आ रहा है ना, डी 2 है और प्रथम पद यहाँ पे 1 है। समझ में आ रहा है ना कि इसमें जो है इस वाले में ए जो है वो 1 है, डी जो है वो 2 है, दिख रहा होगा इस वाले में एपी में। यहाँ से ए हो गया 1 एन माइनस 1 डी हो गया यहाँ से 2 बराबर में 49 है। यानी यहाँ पे क्या आ गया, एन माइनस 1 गुने 2 बराबर 49 माइनस 1 यानी 48 हो गया। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि एन माइनस 1 जो है वो आ गया यहाँ से 48 बटा में 2। समझा ना, ये 2 गुना में है तो जाकर बटा में हो गया तो 2 से 48 कटा 24 बार में एन माइनस 1 आ गया 24 यानी एन आ गया यहाँ से 25। तो यहाँ पे एन भी आ गया 25। अब तो सारा काम हो गया, अब तो सारा काम खत्म हो गया, है ना। देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पे एस एन जो हो गया वो क्या हो गया, एन बटा 2 यानी 25 बटा 2 और फॉर्मूला में ए प्लस एल वाला लगाएंगे। देखिए एस एन का फॉर्मूला जो लगाएंगे यहाँ पे एन बटा 2 ए प्लस एल लगाएंगे क्योंकि पहला पद और आखिरी पद पता है हमको। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 1 प्लस 49 कितना आ जाएगा 25 बटा 2 फिर गुने 49 और 1 50 हो गया, 2 से 50 कटा 25 बार में यानी यहाँ पे हो गया 25 गुने 25 और 25 गुने 25 होता है 625 यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया तीसरा नंबर। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं समरूप। ठीक है, बी हो जाएगा समरूप। चलिए अगला कह रहा है कि आकृति में यदि ये डीई और बीसी जो है वो पैरेलल है। ठीक है, कह रहा है डीबी 2 है, ये जो डीबी है वो 2 दिया हुआ है, एई दिया हुआ है 1.5, ईसी दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे बोल रहा है एडी बताओ क्या होगा। देखिए थेल्स थ्योरम पढ़े थे आप लोग, थेल्स पर में पढ़े होंगे आप लोग, है ना। क्या कहता है कि अगर ये डीई और बीसी आपस में पैरेलल है तो एडी बटा डीबी ये बराबर होगा एई बटा ईसी के, है ना, एई बटा ईसी के। अब सारा मान दिया हुआ रखो, काम खत्म। एडी बटा डीबी, डीबी तो 2 है बराबर एई बटा ईसी, एई दिया हुआ 1.5 बटा 3, है ना। यहाँ से एडी क्या हो गया, 2 उधर गुना कर दो तो 1.5 गुने 2 बटा 3 दिख रहा है कि 1.5 गुने 2 3 ही होगा यानी यहाँ पे हो गया 3 बटा 3 कट के आ गया 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो 26 का डी हो गया। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। तो अगर कोण के हिसाब से यहाँ पे समरूप होते हैं तो उसको कहते हैं ए। ठीक है, ए। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि ABC और PQR के कौन सा कथन सत्य है। देखिए 60 60 80 80 40 40 दोनों तो यहाँ पे समरूप है। ठीक है, दोनों यहाँ पे समरूप है और यहाँ पे A जो है वो P के साथ होगा, B जो है Q के साथ होगा और C जो है वो R के साथ होगा। मतलब ऐसे वाला ट्रायंगल A इधर लिखो, यहाँ पे ट्रायंगल त्रिभुज P लिखो। A के साथ P वाला एंगल बराबर है तो A के साथ P लिखें, B के साथ Q वाला बराबर है तो यहाँ पे B होगा, यहाँ पे Q होगा। फिर C के साथ R वाला बराबर तो यहाँ पे C होगा, यहाँ पे R होगा। देख लो जो भी आंसर हो रहा है मिला दो, आंसर हो गया कि ABC के साथ होगा PQR, डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए ध्यान रखिएगा फॉर्मूला कि जो क्षेत्रफल का होगा ना, क्षेत्रफल का होता है वो भुजा का, मान लो कि A1 और A2 से भुजा दे नाम, तो भुजा का स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, अब भुजा का यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 4/9 तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 का स्क्वायर 81 यानी 16/81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे ऐसे समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, निकाल के बता रहे हैं। याद जरूरी नहीं है, हर चीज़ को याद ही किया जाता है। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर शीर्षलंब डालें हम लोग, शीर्षलंब डालें हम लोग, तो ये a बटा 2 होगा, है ना। और ये a है, ये a बटा 2 है, तो ये कितना होगा। नहीं लग रहा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय तो लगा ही सकते हैं ना। यानी यहाँ पे अगर देखें तो जो शीर्षलंब होगा, अगर मान लो इसको नामकरण करें l से, तो जो l होगा वो कितना होगा, रूट में a का स्क्वायर माइनस a बटा 2 का स्क्वायर, है ना। कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4, तो का स्क्वायर 4 ही ना हो गया। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या आ गया, यहाँ पे हो गया 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटा में 4, मतलब यहाँ से आ गया, देखिए 4 का स्क्वायर रूट किया तो 1/2 बाहर हुआ, और अंदर में आ गया रूट में 3a स्क्वायर, और a स्क्वायर का a भी बाहर होगा, यानी यहाँ पे आ गया √3/2a, मतलब यहाँ पे दूसरा नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे जिसको हम लोग को यहाँ पे सॉल्व किए, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये मत कीजिएगा सर 5 क्वेश्चन बताइए सब जो पाँचों आ जाए। देखिए 5 क्वेश्चन में से 5वां आना, इसका मतलब हुआ कि चोरी करवाना, है ना। और चोरी करवाना थोड़ा समझ सकते हैं, हर चीज़ में सही नहीं है, तो चोरी तो करवा नहीं सकते हैं। हाँ ये जरूर करवा सकते हैं कि इतना तैयारी करवाते हैं आप लोगों को कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छे से जाए। ठीक है, चलिए इसी पे ये वीडियो ख़त्म, अब चल मिलते हैं अगले वीडियो पे।